हमारे पास यहाँ पर एक डबल स्टैंड डीएनए है। इस डबल स्टैंड डीएनए में यहाँ ए है तो सामने आप जानते हो टी होगा, जी है तो सामने सी होगा, और ये दोनों स्टैंड आपस में ऐसे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये डीएनए अपने पास डबल स्टैंड है जिसमें दोनों स्टैंड जॉइन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों हमने क्या किया, इस डीएनए को लिया और कुछ हाई टेंपरेचर पर रखा। हाई टेंपरेचर मतलब एप्रोक्सीमेटली जो टेंपरेचर दिया है वो 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री के आसपास। जब बच्चों यहाँ पर उसको उठा के मैंने हाई टेंपरेचर पर रखा, जैसे हमने टेंपरेचर को इंक्रीज किया और ये टेंपरेचर को बढ़ा के समझाने के लिए मैंने कर दिया यहाँ पर 94 डिग्री के आसपास। जब बच्चों इतना टेंपरेचर करते हैं तो उस कंडीशन में डीएनए के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों अलग होने लग जाते हैं। आप लोग सभी जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या वीक बॉन्ड है। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेंगे तो क्या दोनों स्टैंड सेपरेट होगी। जब ये दोनों स्टैंड सेपरेट होगी तो यहाँ जो स्टैंड है, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये डबल स्टैंड के बजाय यहाँ हो चुका है सिंगल स्टैंड। तो डबल स्टैंड डीएनए का ऐसे बच्चों सिंगल स्टैंड डीएनए में चेंज हो जाना, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है डीनेचुरेशन। ये जो डीनेचुरेशन है, समझ में, डबल स्टैंड डीएनए कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंड, प्रोसेस का नाम डीनेचुरेशन। पूछा जाता है डीनेचुरेशन में कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि बच्चों वो कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और कोवेलेंट होने की वजह से वो ब्रेक नहीं होते। यहाँ ब्रेक केवल और केवल कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा, डीनेचुरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम टेंपरेचर को बढ़ा दें, लेकिन बच्चों इसमें और तरीके भी होते हैं। डीनेचुरेशन करने का एक और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम डीएनए को उठा के अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं। अच्छा, जब अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं तो उसमें OH की अमाउंट ज्यादा होती है, अल्कलाइन मीडियम में OH ज्यादा होता है। अब बच्चों ये OH आयन क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करते हैं, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वहां पर भी डीनेचुरेशन हो सकता है। तो सीधी सी बात है, डीनेचुरेशन करने के बच्चों मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए, क्या क्या, या तो डीएनए को हाई टेंपरेचर पर रख दो या फिर डीएनए को उठा के अल्कलाइन मीडियम में रख दो। इन दोनों ही कंडीशन में क्या किया जाएगा, डीनेचुरेशन। आगे ये बातें हमें यूज करनी होती है। मैं बच्चों आगे टॉपिक आपको सिखाऊंगा पीसीआर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पीसीआर पढ़ाते टाइम में पहली स्टेप ये सिखाऊंगा डीनेचुरेशन। तो क्या उसका मतलब समझ जाओगे, अभी तो नहीं लेकिन आगे में यूज होगा। तो बताओ डीनेचुरेशन का मतलब, डबल स्टैंड डीएनए का सिंगल स्टैंड में चेंज होना। कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन। अब जो मैंने क्या किया, इस बार इसका रिवर्स काम किया, मतलब यहाँ पर इस बार मैंने टेंपरेचर वापस कम करना चालू किया, मतलब वही रूम टेंपरेचर बनाना किया। अगर हम टेंपरेचर कम करेंगे तो इधर का बच्चों ए, इधर का टी, ये वापस रीजॉइन होना शुरू करेगा। अगर ये दोनों वापस रीजॉइन हो गए तो बताइए सिंगल स्टैंड डीएनए वापस, और सिंगल स्टैंड का वापस डबल स्टैंड में चेंज होना, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है रीनेचुरेशन। अच्छा, दोनों का अलग होना, वापस जुड़ जाना। रीनेचुरेशन करने का बेस्ट तरीका है कि हम टेंपरेचर कम करें, या एक तरीका और भी, इसका उल्टा कर दो, डीएनए को उठा के कौन से मीडियम में रख दो, एसिडिक। एसिडिक एनवायरनमेंट में रख दो, तभी बच्चों रीनेचुरेशन हो सकता है। तो ये जो दोनों टर्म मैंने आपको समझाया, क्लियर हुई। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैंने पूरा एक टर्न बनाया ना, तो इसी को एक टर्न को ही हेलिक्स लेंथ कहेंगे। कई बार बच्चों जब डायग्राम बनाते हैं बनाते हैं, बहुत सारे बनाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हेलिक्स लेंथ देते हैं। तो ध्यान रखना, ये यहाँ से लेके ये जो पूरा बनाया ना, मतलब जिसमें ये दो पार्ट आ रहे हैं, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, हेलिक्स लेंथ। तो इसको ध्यान से बनाना डायग्राम को। इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो डेटा ही है। ये डेटा भी एक तरह से व्हाट्सएप ने क्लिक नहीं दिया था। इसमें बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ पे अगर हम इस फॉस्फेट से लेकर, अगर इस फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस निकाले, तो फॉस्फेट से लेकर फॉस्फेट की ये जो पूरी डिस्टेंस होती है, यही कहलाता है डीएनए का डायमीटर। और ये डायमीटर में लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि ये अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कुछ याद है, मैंने ये भी कहा था कि यहाँ डायमीटर 20 है, बताओ यहाँ और नीचे क्या हर जगह डायमीटर 20 यानी यूनिफॉर्म है, ऐसा क्यों। हाँ, क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे पाइरिमिडिन से जुड़ा होता है, इससे क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग सेम रहती है। अच्छा, यहाँ टोटल रिंग कितनी होती है, 3, तो इधर भी तो 3 रिंग होगी तो डायमीटर भी लगभग कांस्टेंट रहता है। अब जो आप लोग गलती क्या करने वाले हो, एग्जाम में जब आएगा कि डीएनए का डायमीटर कितना होता है, लेकिन वो एग्जाम में आपको एंगस्ट्रॉम में नहीं देंगे, जैसे हमने एंगस्ट्रॉम में सीखा है वो देंगे नैनोमीटर में, और अपनी एनसीईआरटी में भी जो डेटा दिया है वो नैनोमीटर में ही दिया है। तो बताओ कितना, क्या 20 आएगा, नहीं 2। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि मुझे पता गलती करने वाले हो। तो डीएनए का डायमीटर अगर आपसे नैनोमीटर में पूछे तो आप कितना बताओगे, 2 नैनोमीटर। बात समझे, कई बार तो याद होती हुई गलती हो जाती है बस यूनिट की वजह से। तो डायमीटर 2 नैनोमीटर हो जाएगा। ये बच्चों एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, और ये भी थाइमिन भी नाइट्रोजन बेस है। दोनों नाइट्रोजन बेस को मिला के हम कह सकते हैं बेस पेयर। अच्छा, बेस पेयर में कितने नाइट्रोजन बेस आते हैं, 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इस बेस पेयर, मतलब ये वाला बेस पेयर और जो नीचे वाला बेस पेयर है, इन दो सक्सेसिव बेस पेयर के बीच में भी कुछ डिस्टेंस होती है, और दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस आती है ये भी फिक्स होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। जैसा मैंने भी आपसे कहा एग्जाम में नैनोमीटर में आएगा, कितना, 0.34 नैनोमीटर। तो ये बच्चों नैनोमीटर में पूछे तो 0.34 नैनोमीटर बताइएगा। तो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम या इतना नैनोमीटर है। फिर बच्चों ये वाला न्यूक्लियोटाइड जब नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में हल्का सा एंगल होता है, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 36 डिग्री होता है। मतलब ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड में हल्का सा घुमाव है, कितने डिग्री का, तो 36 डिग्री पे हल्का सा रोटेट करके रखता है। यहाँ पे बच्चों आप लोग को ये मैं समझा भी चुका हूँ कि इधर का शुगर फॉस्फेट और इधर का शुगर फॉस्फेट ये बनाते हैं डीएनए की बैकबोन, और ये बीच में क्या कहलाते हैं, और हमने सीख लिया था स्टेप किसके बने होते हैं, बेस पेयर या नाइट्रोजन बेस। बैकबोन से जब भी बेस पेयर होंगे हमेशा टुवर्ड द इनसाइड, क्या इनर साइड में प्रोजेक्टेड होते हैं। अगर बच्चों मेरे पास यहाँ पर ये एक डायरेक्शन है और मैं इस डायरेक्शन से यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, बताइए क्या ये पूरा टर्न हो गया, नहीं, ये बच्चों केवल हाफ टर्न है। इसे हम हाफ टर्न कहते हैं, वन टर्न। वन टर्न तो कब कहेंगे, जब मैं यहाँ से लेके वापस वहीं पे आ जाऊं। अच्छा, ये पूरा घूम के चक्कर लगा लेना, ये कहलाता है वन टर्न। अच्छा, इस वन टर्न में कितना, अच्छा इस वन टर्न में कितना डिग्री होता होगा, हाँ इतना सभी को पता है, वन टर्न मतलब 360 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बच्चों मैंने क्या किया, डीएनए में एंट्री की, मान लीजिए यहाँ से एंट्री की, यहाँ से एंटर करके मैं यहाँ तक पहुंचा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर बच्चों एक टर्न कंप्लीट हो जाता है तो डायरेक्शन सेम आ जाएगी। तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये अभी एक टर्न नहीं है। फिर बच्चों और आगे गए तो यहाँ तक जब हम पहुंचे, अब बताइए यहाँ डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन आगे, मतलब इसी को मिला के कहेंगे अपना पूरा टर्न। और ये जो पूरा टर्न होता है इसी को कहते हैं हम हेलिक्स लेंथ, या इसी को पिच ऑफ डीएनए, या इसी को वन टर्न ऑफ डीएनए, या वन कॉइल ऑफ डीएनए। अच्छा, वन टर्न किसे को समझ में है? मतलब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये पूरा मिला के वन टर्न कहलाता है, जहाँ पर ये डायरेक्शन सेम आ जानी चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इस पूरे टर्न के अंदर ये नाइट्रोजन बेस मिला के क्या कहते हैं, बेस पेयर। तो कैसे बेस पेयर काफी सारे होंगे, अगर हम इनको काउंट करें तो इनकी नंबर फिक्स होती है। मैंने यहाँ से काउंट किया 1 2 3 5 6 7 8 9 10। बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बेस पेयर, तो ये याद भी रखना है हेलिक्स लेंथ में टोटल बेस पेयर्स। तो टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं, 10। लेकिन क्वेश्चन बच्चों घुमाएंगे, वो कहेंगे हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट। तो ये समझ आ जाना चाहिए 20 कैसे हो गए। अरे एक पेयर में कितने आते हैं, इस पेयर में दो, तो 10 पेयर है तो कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि पेयर में दो होते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस की नंबर पूछे तो आपको 10 नहीं बताना, क्या बताएंगे 20। क्वेश्चन मैंने थोड़ा और घुमा दिया, मैंने कहा नहीं बच्चों इस पूरे टर्न में कितने प्यूरिन से ये पता करिए। अब सोचो, इमेजिन करो, एक मिनट बताओ ये क्या है, प्यूरिन, तो सामने वाला
आप जानते हो प्यूरिन के सामने हमेशा, तो बताओ इसमें प्यूरिन कितना, एक, बताओ इसमें प्यूरिन, एक तो प्यूरिन होगा ही क्योंकि सामने वाला, तो एक प्यूरिन इसमें होगा, एक भी प्यूरिन इसमें भी होगा, तो बताओ सब में कितने प्यूरिन होंगे, एक यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 10। क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा कि आप तो बच्चों साइटोसिन प्लस थाइमिन कैलकुलेट करो, अरे 10 ही होंगे, ये साइटोसिन प्लस थाइमिन है क्या, पायरिमिडिन, दोनों को मिला के अगर मैं कंबाइन करती तो पूरा पायरिमिडिन तो हुआ, और पायरिमिडिन भी कितने होंगे 10, सीधी सी बात है, जितने नाइट्रोजन बेसेस है 20, उसमें से आधे प्यूरिन होते हैं, आधे पायरिमिडिन, 50 दोनों होंगे, तो प्यूरिन हो जाएंगे 10, तो पायरिमिडिन भी 10 हो जाएंगे। अब मुझे एक बात आप सभी बताइए, अगर मैं इन दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछूं कितनी, सबको याद है 3.4, वेरी गुड, इन दो में ये 3.4, ये 3.4, ये कितनी बार, तो यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ अगर निकाली जाए तो ये आ जाती है 34 एंगस्ट्रॉम, और यही 34 एंगस्ट्रॉम क्या कहलाता है, हेलिक्स लेंथ, तो हेलिक्स लेंथ पूरी 34 एंगस्ट्रॉम को कहेंगे। अच्छा कभी बच्चों आपको लेंथ निकालना हो तो लेंथ निकालने का मैं एक सिंपल सा तरीका आपको समझा देता हूं, लेंथ निकालने का बेस्ट तरीका टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम, जितने बेस पेयर उसको 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा 3.4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दो के बीच में डिस्टेंस 3.4 है, बताओ यहां टोटल बेस पेयर 10 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, और सोल्व किया तो वही आ गया 34 एंगस्ट्रॉम। अरे बात समझ में ना, तो यहां से लेके यहां तक ये 34 है। अच्छा कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर आप ये गैप निकालोगे तो ये तो 9 ही है, ये गैप कितनी होगी 9, तो फिर आपने 10 क्यों लिया, ये 10 इसलिए लेना पड़ता है बच्चों क्योंकि इसके ऊपर का थोड़ा पार्ट और इसके नीचे का थोड़ा पार्ट जो होता है ना वो इक्विवेलेंट टू 3.4 होता है, तो इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं सब अच्छे से याद रखना, गलती मत करना, बताओ दो बेस पेयर की डिस्टेंस 3.4, तो फिर 34 क्या है, पूरा लेंथ है, हेलिक्स लेंथ है। अरे बात समझे ना, हेलिक्स लेंथ का दूसरा नाम क्या बताया, पीच ऑफ डीएन, एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आएगा डीएनए की पीच कितने की होती है, तो वहां याद है सर ने पीच किसको बताया था, पीच मतलब वो हेलिक्स लेंथ का ही दूसरा नाम होता है। एक बात बताइए ये पूरा मिला के कितना टर्न है, 1 टर्न, क्या 360 डिग्री का है, बताइए 360 डिग्री में कितने बेस पेयर है, तो बताओ दो के बीच में एंगल, यहां पर से समझो, बताओ इन दो में एंगल, नेक्स्ट टू में, नेक्स्ट टू में 36 36 36 कितनी बार, 10 बार, अरे 360 हो जाएगा। तो बताओ दो के बीच में एंगल, तो याद रखना ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड और नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड क्या हल्का सा घुमा हुआ है, कितना डिग्री, फिर अगला वाला, तो जब बच्चों ये 36 फिर 36 फिर 36, तो जब ये 36 30 से घूमता है ना इसी वजह से डीएनए हेलिकल बनता जाता है। मेरे को समझे बेटा ना, क्या डीएनए का नेचर हेलिकल होता है, क्यों होता है, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड में हल्का सा घुमाव है, हल्की सी ट्विस्टिंग है, ये 36 30 से घुमा रहता है, इसी वजह से डीएनए का नेचर क्या बन जाता है, हेलिकल। मैंने जितनी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको दी है क्या याद रहेगी, बताइए डीएनए का डायमीटर, दो बेस पेयर की डिस्टेंस, दो न्यूक्लियोटाइड में एंगल, पूरा हेलिक्स लेंथ में कितने कितने नाइट्रोजन बेस, 20, गलती मत करो, नाइट्रोजन बेसेस, बेस पेयर, प्यूरिन, पाइरिमिडिन, और टोटल लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम, बात समझे ना बेटे, तो ये जो इंफॉर्मेशन है सब आपको ध्यान रखना है, वो एक लाइन का क्वेश्चन पूछेंगे हेलिक्स लेंथ में कितने प्यूरिन होते हैं, तो याद होना चाहिए हेलिक्स लेंथ में प्यूरिन की नंबर कितनी होती है 10, बात समझे ना, इसको भी लिख लेना, देखिए अगर मैं किसी डीएनए के बेस पेयर दूं तो क्या आप लेंथ निकालोगे, अरे बड़ा आसान है, बेस पेयर दे दो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना 3.4, तो किसी भी डीएनए की लेंथ बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में कितने कितने बेस पेयर्स होते हैं, इनमें बच्चों सबसे पहले नंबर पे आता है 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज, ये जो बच्चों 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज है, ये एक वायरस है, और इस वायरस की खास बात ये होती है कि ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है। आगे चैप्टर में मैं बहुत बार ये बैक्टीरियोफेज वर्ड बोला करूंगा, तो बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया। अब जो इस वायरस की खासियत होती है कि इस वायरस के अंदर जो डीएनए मिलता है वो डीएनए यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें जो सिंगल स्टैंड डीएनए मिलता है, इसके अंदर अगर मैं टोटल न्यूक्लियोटाइड देखूं तो यहाँ होते हैं 5 3 8 6, इतने बच्चों इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या मैं और अच्छे से बोलूं तो इतने यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस भी होते हैं, बात वही है। लेकिन मैंने बच्चों एक बात देखिए बेस पेयर शब्द नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों डीएनए कैसा है, सिंगल का मतलब इसमें एक ही स्टैंड है, जैसे एक स्टैंड में एटीजीसी आ गया। अब बच्चों यहाँ पे इसके सामने वाली स्टैंड नहीं है, तो इसलिए बच्चों इसमें केवल हम बेसिस लिखेंगे। अच्छा सामने टी होता ए होता तो बेस पेयर होता, तो इसमें केवल हम क्या लिखेंगे नाइट्रोजन बेसिस। कभी आपसे पूछे ऐसा वायरस बताइए जिसमें सिंगल स्टैंड डीएनए है, बहुत बड़ा एग्जांपल 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज, इसका जो डेटा सब एनसीईआरटी ने दिया है तो आपको याद रखना है। अगले नंबर पे आता है दूसरे वायरस का नाम और वो है लेमड़ा बैक्टीरियोफेज। अच्छा ये भी बच्चों एक तरह का वायरस ही है, ये भी वायरस ही है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें डीएनए डबल स्टैंड होता है। अच्छा इसके अंदर टोटल बेस पेयर होते हैं 48502 बेस पेयर्स, इतने बच्चों बेस पेयर्स होते हैं। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है कि ये भी वायरस है ये भी वायरस है, लेकिन वायरस में अलग अलग तरह का है, इसमें सिंगल स्टैंड डीएनए है जबकि इसमें डबल स्टैंड डीएनए है। अगर बच्चों मैं वायरस की बात करूं तो वायरस में हर तरह का न्यूक्लिक एसिड है, कुछ वायरस में आगे ऐसे भी बताऊंगा जिनके अंदर बच्चों सिंगल स्टैंडेड आरएनए भी होता है, और कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिसमें डबल स्टैंड आरएनए भी होता है। मतलब वायरस में मैं तो कहूंगा हर चीज देखने को मिलती है, सिंगल स्टैंड आरएनए भी देखा गया है, डबल स्टैंड आरएनए भी देखा गया है, सिंगल स्टैंड डीएनए भी देखा गया है तो डबल स्टैंड, लेकिन फिक्स होता है। जैसे इसके अंदर अगर सिंगल स्टैंड डीएनए है ना तो केवल सिंगल स्टैंड डीएनए ही होगा। अरे बात समझ में? तो ये दो एग्जांपल जो अभी मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट और सबको याद भी रखना है। अगले नंबर पे मैं लेता हूं ई कोलाई। अब बताइए ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया। अब बच्चों अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का डीएनए आप बताओ सिंगल स्टैंड या डबल। एक बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से सिखाई थी, मैंने कहा था केवल कुछ वायरस छोड़ देना, बाकी हर जगह डीएनए डबल स्टैंड, तो बस ये वायरस छोड़ दो, बस इस वायरस को छोड़ दो, बाकी हर जगह डीएनए। तो बैक्टीरिया में भी डीएनए डबल स्टैंड ही होता है। अब इसके अंदर टोटल बेस पेयर निकाले जाए तो इसमें बेस पेयर की नंबर आती है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6, इतने बच्चों इसके अंदर बेस पेयर परसेंट होते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन की सेल बच्चों दो तरह से होती है, एक तो होती है हमारी डिप्लॉइड सेल, और कुछ सेल जो है वो गैमेट वाली वो हैप्लॉइड होती है। मैक्सिमम सेल डिप्लॉइड है, कुछ एक सेल हैप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड सेल के अंदर बेस पेयर निकाला जाए तो ये वैल्यू आती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, इतने बेस पेयर होते हैं। अच्छा अगर हम हैप्लॉइड सेल में निकालें तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगी और इसमें आंसर आएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, पावर हाफ कर देना, तो इसमें 10 टू द पावर 9, इसमें 10 टू द पावर 9। अच्छा यहाँ डिप्लॉइड है ये हैप्लॉइड है, अब सोचो बताना हैप्लॉइड सेल में बेस पेयर क्या कम हो गए, अरे यहाँ 6.6 यहाँ कितने हो गए 3.3 हो गए, आधे हो गए, ऐसा क्यों? हाँ क्योंकि बच्चों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्रोमोसोम नंबर अलग होते हैं। आप लोग जानते हो डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर अपनी सेल में 46 होते हैं, और हैप्लॉइड में क्या क्रोमोसोम आधे होते हैं? अरे जब क्रोमोसोम आते हैं तो बेस पेयर भी आधे होंगे। अच्छा एक और जवाब देना, हैप्लॉइड सेल का डीएनए सिंगल स्टैंड या डबल? हाँ इसमें भी बच्चों जो डीएनए आता है वो डबल स्टैंड ही होता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हैप्लॉइड सेल है गैमेट वाली सेल है तो उसमें सिंगल स्टैंड डीएनए होगा, नहीं डीएनए तो डबल स्टैंड। मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से सिखा दी, हर जगह डीएनए सिंगल स्टैंड तो केवल सम वायरस, उसके अलावा कहीं भी नाम लो डीएनए आपको डबल स्टैंड ही मिलेगा।
अरे बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमा दिया। मैंने कहा ह्यूमन के जीनोम में कितने बेस पेयर, तो आप जीनोम मतलब हैप्लोइड सेल के रिस्पेक्ट में चलता है। तो अगर जीनोम में पूछा जाए तो एक तरह से आंसर 3.3 × 10⁻9 ही आंसर आएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है क्या याद रहेगी? कितने क्रोमोसोम का? सारे 46 का। एक लाइन लिख लो ये, जो आपने वैल्यू लिखा ना, 2.244 मीटर, 2.244 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, 2.244 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए distributed in long thread of DNA distributed in 46 chromosomes of distributed in 46 chromosomes of a human cell। एक ह्यूमन सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, वो भी कितने क्रोमोसोम में? 46। ये समझ में आया सबको अच्छे से? एक क्वेश्चन लिखो। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में लिखा है तो पैकेजिंग हम पढ़ेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन यही है। यहाँ पर बच्चों आपको लेंथ मैंने दी है, लेकिन इस बार मैंने आप लोगों से बेस पेयर तो पूछे है इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पर गड़बड़ क्या है, इधर तो है मिलीमीटर और इधर एंगस्ट्रॉन। तो पहले आप लोग क्या करो, दोनों तरफ यूनिट सेम रखो। यूनिट सेम रखना जरूरी है। सोल्व करने का बेस्ट तरीका आप जानते हो कि मीटर में निकालें। क्या इसको मीटर में चेंज करना आता है? 10⁻³ तो क्या ये मीटर में आ गया? ये बच्चों इसके अपॉन में आएगा, तो ये 3.4 × 10⁻⁻10, ताकि ये भी किस में आ जाए? मीटर। दोनों को हमने मीटर में ले लिया। अच्छा, अब इससे आ जाएगा बेस पेयर, और जब इसे आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें बच्चों बेस पेयर की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻6 बेस पेयर्स। अरे इतने बेस पेयर हो जाएंगे, और एग्जैक्ट वैल्यू आती है 4 × 10⁻6 आ रहा होगा। अब बच्चों ये तो आपने क्या निकाले? बेस पेयर। लेकिन मैंने आप लोगों से और भी क्वेश्चन पूछा है। दूसरा पूछा मैंने नाइट्रोजन बेसिस बताओ कितने आएंगे? क्या सिखाया था? जितने होते हैं उसके डबल, तो नाइट्रोजन बेस डबल कर दो, 8 × 10⁻6, ये नाइट्रोजन बेसिस हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा फिर मैंने इसी में, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बता सकते हो? बताओ, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स निकालो। जितने नाइट्रोजन बेस होते हैं उतना ही तो आ जाएगा। क्या 8 × 10⁻6 आ जाएंगे? अच्छा, मैं पूछता डीऑक्सीराइबो शुगर, अरे यही आ जाता। अच्छा, मैं पूछता न्यूक्लियोटाइड, यही आ जाता। मैं पूछता इसमें फॉस्फेट के नंबर, यही आ जाता है। अरे बात समझ बेटे? तो आप लोगों को कैसे भी करके बस नाइट्रोजन बेस या बेस पेयर ले आओ। अगर ये आ गए ना फिर तो सबके आंसर दे दोगे आप। अरे कुछ ले लो ना बेटे। तो आपके एनसीईआरटी में तो क्या सिंपल बेस पेयर पूछा है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन एक्सटेंड कर दिया ताकि बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अरे तो आपके एनसीईआरटी में तो क्या सिंपल बेस पेयर पूछा है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन एक्सटेंड कर दिया ताकि बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अरे क्लियर हुई? अच्छा, एक बात का जवाब दो, ये जो 4 × 10⁻6 बेस पेयर जो आपने निकाले हैं इसमें चेक करो और मुझे बताओ अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल? अप्रोक्स क्या अप्रोक्स इक्वल है? यहाँ देखो इक्वल के अंदर कितने थे? 4.6 × अरे इसको छोड़ दो, तो क्या 4 × 10⁻6 वही तो आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल के डीएनए की लेंथ ये है। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने उल्टा काम किया, मैंने इक्वल की लेंथ दे दी और उसके बेस पे आपसे कैलकुलेट करवा ली। अरे बात समझे? तो मैं आप लोगों से आगे पूछूंगा हमारी डीएनए की लेंथ, तो याद रखना 2.244 मीटर और इक्वल की डीएनए की लेंथ 1.36 mm। बात समझे ना बेटे? ये कैसे इक्वल की डीएनए की लेंथ आप लोगों ने दी? बात समझे? थोड़ा सा ज्यादा सबको समझ में आया? और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन आया था ह्यूमन के हैप्लोइड सेल की लेंथ बताओ। अरे 1.1 या फिर यहाँ लिख लो बेस पे लिख लो, मल्टीप्लाई कर लेना। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं तो ये आपको आना भी चाहिए।